हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई होप आपने रिवीजन कर लिया होगा। जो लास्ट लेक्चर था उसमें केवल एक ही इंसान ने सही आंसर दिया था, दैट इज द सेकंड पार्ट जो दिया था क्वेश्चन का, दैट वाज करेक्ट। सो उसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। पहले हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज सोलर रेडिएशन एंड हीट बजट एंड टेम्परेचर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस सीरीज। रीजन बीइंग, अगर आप 2023 एंड 24 को ही देखो ना केवल, तो यहाँ पे 4 to 5 क्वेश्चन आए हैं। कुछ डायरेक्टली आए हैं, कुछ इनडायरेक्टली आए हैं, बट इस चैप्टर में से ही आए हैं। अगर आपने इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ा है तो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसके अलावा हर साल यहाँ पे एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है पीसीएस के पर्सपेक्टिव से स्ट्रेट अवे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं इंपॉर्टेंट, जिसको हमें रटना पड़ेगा, बट बहुत ईजी है, ईजिली हो जाएगा। तो इस चैप्टर को समझते हैं। देखो, हमने पहले क्या समझा था कि अर्थ में जो इरोजन होता है, राइट, वो सब किसकी वजह से होता है? सन की जो एनर्जी आती है उसकी वजह से होता है, राइट। अर्थ पे आप कुछ भी इमेजिन करो, अलग अलग टाइप के ट्रीज है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे लेक है, कहीं पे रिवर है, राइट। ये सब क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर किसकी वजह से? एट द एंड बिकॉज ऑफ सनलाइट। समझ गए? आप खुद सोचो, जैसे ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पास इक्वेटोरियल एरिया है, तो यहाँ क्या होता है? अच्छा खासा लग्जीरियंट जंगल होता है, अच्छा खासा फ्लोरा एंड फाउना होता है। ये पोल्स है, पोल्स में क्या होता है? ग्लेशियर होते हैं, पूरा फ्रोजन होता है, बहुत कम अमाउंट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे फ्लोरा एंड फाउना, राइट। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ सनलाइट कम है, यहाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली जो भी हमारी अर्थ पर, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सनलाइट। तो हम आंसर को रीड करने वाले हैं, राइट। इसको स्टार्ट करते हैं। द एनर्जी रिसीव बाय अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच इज शॉर्ट इन टर्म एज इंसोलेशन। तो इंसोलेशन का मतलब क्या है? सूरज से आने वाली किरण, इसको क्या बोलेंगे? इंसोलेशन। बट एक बात हमें ध्यान रखनी है कि ये शॉर्ट है, मतलब इसकी वेवलेंथ क्या है? शॉर्ट है, राइट। जो अर्थ से टकरा के जाती है, देखो दिस इज अर्थ सरफेस, यहाँ पे रेडिएशन आई, फिर टकरा के वापस भी जाती है, राइट। थोड़ी बहुत अर्थ में एब्जॉर्ब होती है, फिर एब्जॉर्ब होकर भी वो वापस निकल जाती है, राइट। तो जब ये आती है तब ये शॉर्ट होती है, जब जाती है तो ये क्या होती है? लॉन्ग होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अर्थ रिसीव 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट एट टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अगर ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे हमें कितनी एनर्जी रिसीव होती है? 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको ऐसे समझता है, जैसे ये सन है, तो ऐसा नहीं है कि अर्थ उसमें एकदम सर्कुलर पाथ में मूव करती है, राइट। ये सन है हमारा, तो अर्थ ऐसे मूव करती है, तो कभी अर्थ पास में है सबसे ज़्यादा, कभी अर्थ यहाँ पे बहुत दूर है। ये जो डिस्टेंस है दैट इज फारदेस्ट, ये डिस्टेंस क्या है? क्लोजेस्ट, इजंट इट। तो अर्थ की दो पोजीशन होती है, एक व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द सन, दूसरा व्हेन इट इज फारदेस्ट टू द सन। समझ गए? अब इसको समझते हैं। ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन, द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, दैट इज 152 मिलियन किलोमीटर ऑन 4th of जुलाई। वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायरेक्ट 4th of जुलाई में अर्थ जो है वो सन की सबसे पास होती है, सबसे दूर होती है। अब आपको क्या लगेगा? 4th of जुलाई है ना, तो बहुत गर्मी होती है जुलाई के टाइम पे, तो पास में ही होती होगी। नहीं, हम नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तब ये फारदेस्ट होती है, मतलब सबसे दूर होती है, राइट। एंड दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज एपीहीलियन। एपीहीलियन, इसको हम याद करेंगे, डोंट वरी, मैं सब याद करा दूंगी। फिर 3rd of जनवरी को क्या है? द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन। 3rd of जनवरी में अर्थ सबसे सबसे पास होती है। अब आप क्या सोचोगे कि 3rd जनवरी को तो ठंड होती है, तो मतलब सन थोड़ा दूरी होता होगा अर्थ से। ऐसा नहीं है, 3rd of जनवरी को सबसे पास होता है, ठीक है। दिस इज नोन एज पेरीहीलियन, ओके। अब यूपीएससी आपको पूछेगा 4th of जुलाई को अर्थ, जो अर्थ है वो और सन है वो सबसे पास में है। नो, इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। दे आर फारदेस्ट। 3rd of जनवरी को सबसे पास में, दैट इज ट्रू। 3rd of जनवरी को सबसे पास में होता है। अब आप कंफ्यूज हो गए, व्हाट इज एपीहीलियन एंड पेरीहीलियन। इसको याद करने का तरीका है, पी से याद कर लो। पी का मतलब क्या है? पास। हम बोलते हैं ना ये इसके पास है, तो जब अर्थ एंड सन पास पास में होंगे, नियर एक होंगे, तब उसको क्या बोलेंगे? पेरीहीलियन। बचा हुआ क्या है? एपीहीलियन, मतलब दूर है, ठीक है। याद हो गया? तो इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लो, इसको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अर्थ पे ना अलग अलग जगहों पे अलग अलग सनरेज आती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा आती है, कहीं पे बहुत कम। जैसे अर्थ है, इक्वेटर पे अच्छी खासी सनलाइट है, बट पोल्स पे नहीं है, राइट। तो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच डिसाइड कि कितना इंसोलेशन आने वाला है, ओके। तो इन सब चीज़ों को भी हम पढ़ते हैं। जैसे रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ये अर्थ है, ये अपने इस एक्सिस पर रोटेट करती है। पहली बात तो अर्थ का ये एक्सिस नहीं है, अर्थ का एक्सिस ये है, ठीक है। तो अर्थ इस तरह से रोटेट करती है, तभी तो कभी दिन कभी रात होता है कि नहीं? तो आधा टाइम दिन है, आधा टाइम रात है। तो हमें, आप ही खुद सोचो, गर्मी समर के टाइम पे क्या होता है? जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं, जो रात होती है वो, जो नाइट होती है वो क्या होती है? छोटी होती है, राइट। विंटर्स में क्या होता है? जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो नाइट होती है वो लंबी होती है। तो क्या इसमें इंसुलेशन डिफर नहीं कर रही? क्या समर के टाइम पे सनलाइट ज्यादा नहीं आ रही? क्या इसकी वजह से हीट ज्यादा नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है, राइट। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस समझ गए। देन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज, अब इसको भी अच्छे समझते हैं, बहुत अच्छे समझेंगे इसको। मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। जैसे मान लो ये अर्थ है,
ठीक है, ये इक्वेटर है, ये पोल्स हैं, राइट, और ये हमारा सन है, ये क्या है, सन। अब एक बात समझना बहुत ध्यान से, मैं दूसरे पेन से ड्रॉ करती हूँ। यहाँ सनरेज आएंगी ऐसे, ये इक्वेटर पे सनरेज आ रही है ऐसे, कौन सा डिग्री एंगल बन रहा है? अगर आप देखो, अगर आप यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करो तो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पोल्स की बात करते हैं, दिस इज पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, ठीक है। यहाँ पे एक बार बात करते हैं लाइन की, ये हमारी सनरेज है, ठीक है, ये हमारी सनरेज है। अब यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो तो यहाँ एंगल का 90 डिग्री नहीं, यहाँ एंगल बहुत कम है, एंड दिस इज द रीजन, ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये जो पॉइंट है नॉर्थ पोल वाला, यहाँ सबसे कम सनलाइट आएगी, एंड जो इक्वेटर वाला पॉइंट है यहाँ सबसे ज्यादा सनलाइट आएगी। अब आप पूछो क्यों, एक बात समझो, इसको समझना, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया है। बेसिकली जो सनरेज है ना, उनको ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ा है पोल्स पे जाने के लिए। यहाँ से सनलाइट आ गई यहाँ पे, यहाँ सनलाइट को ये एक्स अमाउंट एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ा है। जितना सनलाइट अमाउंट ट्रैवल करेगा उतना उसकी हीट लूज हो जाएगी एंड उतना ही कम गर्म वो कर पाएगा। दिस इज द रीजन कि जो नॉर्थ पोल है वहां पे सनलाइट को एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। भाई ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ा ना, इस डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करने की वजह से जो सनलाइट है उसने अपनी हीट को लूज कर दिया, और इसीलिए यहाँ पे सनलाइट आती है वो कम अमाउंट की आती है, नंबर 1। नंबर 2, जो सनलाइट आती है वो हीट भी कम जनरेट करती है। यहाँ क्या हुआ, इस एरिया में कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा और बिल्कुल सामने सामने सनलाइट आ गई, राइट। इसमें क्या हुआ, कम डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से जो रेज है उन्होंने अपनी हीट को इतना लूज नहीं किया, एंड इसीलिए यहाँ पे हीट ज्यादा जनरेट होगी। समझ गए इस कंसेप्ट को? दिस वॉज अबाउट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सनराइज। देन द लेंथ ऑफ डे, ये मैं आपको बता चुकी। गर्मियों में क्या होता है, समर में क्या होता है, जो डे है वो लंबा होता है, तो इंसोलेशन ज्यादा ही, ज्यादा सनलाइट आई तो ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी, तो ज्यादा गर्मी होगी, राइट। विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में दिन होते हैं छोटे और रात होती है लंबी, तो नाइट ज्यादा होने की वजह से, डे कम होने की वजह से इंसोलेशन कम आया, इंसोलेशन मतलब सनलाइट कम आई, तो ऑब्वियसली ठंड होगा। समझ गए? देन ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, अब इसको बहुत अच्छे से समझो। देखो मान लो यहाँ से तो सनरेज आ ही रही है, ठीक है, यहाँ से सनरेज आ रही है और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। अब अगर एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट है मतलब पोल्यूशन नहीं है, तो आराम से सनरेज आ जाएंगी, राइट। अब मान के चलो ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे आ गए ढेर सारे क्लाउड्स, या यहाँ पे आ गया पोल्यूशन, या यहाँ पे आ गया स्मॉग, तो ट्रांसपेरेंट तो नहीं हुआ, तो सनलाइट यहाँ से पास नहीं हो पाएगी। बेसिकली तो सीधा सा कंसेप्ट है, आपके पास एक विंडो है, ठीक है, ये आपकी विंडो है, इस विंडो पे आपने पर्दे नहीं लगा रखे तो सनलाइट अच्छे से आएगी। अब आपने सब पर्दे लगा लिए तो सनलाइट क्या होगी, बहुत कम आएगी। सिंपल इतना सा कंसेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट, इसको हम आगे समझेंगे, अभी के लिए जस्ट लीव इट नाउ। अब देखो, the fact that the Earth's axis make an angle of 66.5 with the plane of its orbit around the sun has greater influence on the amount of insolation received at different latitude. Basically इसको हम एक डायग्राम में समझेंगे। देखो ये अर्थ की एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ अर्थ, ठीक है, दिस इज द एक्सिस, मतलब अर्थ इस तरह से मूव करती है, इस डायरेक्शन में मूव करती है। अर्थ की एक्सिस ऐसे नहीं है। अगर अर्थ की एक्सिस ऐसे होती है तो डे एंड नाइट हर जगह पर 24 आवर्स ही होता, मतलब 12 आवर्स डे 12 आवर्स नाइट, ऐसा नहीं है, राइट। अर्थ की एक्सिस क्या है, ये है, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन। मान लो ये नदर्न हेमिस्फीयर है, अभी चल रहे हैं, समर्स चल रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, नदर्न हेमिस्फीयर में जो नदर्न पोल है ना, वहाँ 6 मंथ्स क्या होगा, सनलाइट होगी, ठीक है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, 6 मंथ्स होगी नाइट, मतलब 6 मंथ्स एक बिल्कुल सूरज उगेगा ही नहीं, एंड यहाँ 6 मंथ्स सूरज ढलेगा ही नहीं, राइट। तो एक बहुत डिफरेंट फीचर है। तो कभी अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि नॉर्दर्न पोल एंड सदर्न पोल पे 6 मंथ्स डे एंड 6 मंथ्स नाइट होते, क्यों होती है, दैट इज बिकॉज इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ। समझ गए? तो अर्थ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, दैट इज 23.5 डिग्री। इसको अगर आप 90 से माइनस कर दोगे तो आपका 66.5 डिग्री बन जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, है ना, 66.5। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, 90 से माइनस कर दोगे तो 66.5 बनेगा। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब देखो, आप खुद सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एरिया में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे 6 मंथ्स डे 6 मंथ्स नाइट है, बट क्या इक्वेटर पे ऐसा होता है, क्या इंडिया यहाँ पे, क्या इंडिया में ऐसा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम इतने दूर नहीं है, हम इस एंगल पे नहीं है, राइट। तो यहाँ पे यूजुअली इक्वेटर के आसपास वाला जो एरिया है, इक्वेटर के आसपास वाला एरिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें हीट देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा अमाउंट में इंसोलेशन देखने को मिलेगा, सिंपल। अब यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट क्या आता है, वही वाला, यहाँ पे हीट को आने में कितना टाइम लगा, इतने से एरिया में आ गए, राइट। यहाँ पे इंसोलेशन को आने में ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ा, यहाँ ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ा, तो यहाँ पे भले ही सनलाइट आए वो इतनी हीट जनरेट नहीं करेगी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब आता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझना। इसमें ये PYQ आ चुका है एंड उसमें 21 जून तो भाई यूपीएससी का फेवरेट हो चुका है, तो यहाँ से यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, व्हाट इज विंटर एंड समर सोलिस्टिस। सोलिस्टिस का मतलब क्या है? समर सोलिस्टिस का मतलब है जब दिन सबसे लंबा हो, ठीक है, और रात सबसे छोटी हो इन नदर्न हेमिस्फीयर। इसको लिख लेना कहीं पे। समर सोलिस्टिस में क्या होता है, डे सबसे बड़ा होता है
एंड नाइट सबसे छोटी होती है। कब होता है ये? ऑन 21 जून। ठीक है, फिर विंटर सोलिस्टिस का मतलब क्या होता है? हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात नहीं कर रहे, सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा होगा। ठीक है, तो नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। विंटर सोलिस्टिस क्या होगा? जब रात होती है सबसे लंबी और दिन होता है सबसे कम। ठीक है, नाइट इज द लॉन्गेस्ट, डे इज द शॉर्टेस्ट। कब होता है ये? 22 दिसंबर, दिसंबर 22। समझ गए? अब इसको समझते हैं। 0 डिग्री का मतलब क्या है? नॉर्थ पोल। ठीक है, फिर 90 डिग्री का मतलब क्या है हमारा? इक्वेटर। सॉरी, 0 डिग्री का मतलब क्या है? इक्वेटर। आई एम वेरी सॉरी, 0 डिग्री का मतलब क्या है? इक्वेटर। एंड 90 डिग्री का मतलब क्या है हमारा? नॉर्थ पोल। समझ गए? तो ये क्या कह रहा है? 21 जून जो है, 21 जून को 6 मंथ्स सनलाइट है। ये बात कर रहा है लेंथ ऑफ डे की, 6 मंथ सनलाइट है। यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। समझ गए? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहे, हमें याद रखना है। राइट, उसके अलावा क्या बता रहे हैं? 12 आवर्स, मतलब 12 आवर दिन 12 आवर रात, मतलब बिल्कुल इक्वल अमाउंट ऑफ डे नाइट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इक्वेटर पे। तो यहाँ पे आप एक चीज बोल सकते हो कि इक्वेटर पे बोथ समर एंड विंटर सोलिस्टिस में 12 घंटे रात होती है, 12 घंटे दिन होता है। क्या आप ये बोल सकते हो? डेफिनेटली बोल सकते हो। ठीक है, फिर हम आते हैं 20 डिग्री पे। ठीक है, मतलब जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, आप इसको समझो, समवॉट 20 डिग्री पे आता है, जैसे यहाँ से थोड़ा ऊपर इस जगह पे आता है। राइट, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जून में ज्यादा लंबा दिन है एंड दिसंबर में दिन कम है। आप इंडिया को इमेजिन करके रखो, आप इंडिया को इमेजिन करके रखो। ठीक है, हम नदर्न हेमिस्फीयर में, जून में हमारा दिन लंबा होता है। राइट, बिल्कुल होता है। दिसंबर में दिन लंबा होता है? नहीं, कंपैरेटिवली छोटा होता है। राइट, उसके अलावा जितना ही आप इक्वेटर से ऊपर चलते जाओगे, ये फिनोमेना आपको और ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, 14 आवर्स का आपको, 40 डिग्री पे क्या 14 आवर्स 52 मिनट्स का आपको दिन देखने को मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा याद नहीं करना है आपको। कंसेप्ट क्या याद रखना है कि 21 जून, ये समर सॉलिस्टिस है 21 जून। ये क्वेश्चन था 2024 में कि एक बार बताओ कहाँ कहाँ पे आप बोल सकते हो कि सनलाइट आएगी। तो ये हमारा आर्कटिक सर्कल हो गया। ठीक है, ये हमारा आर्कटिक सर्कल हो गया। यहाँ पे सनलाइट है क्या? 21 जून को बिल्कुल है। क्या इक्वेटर पे है? बिल्कुल है। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है? बिल्कुल है। समझ गए? यही तो क्वेश्चन था, है कि नहीं? दिस वाज द क्वेश्चन। तो इस तरह से अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती ना, आपको पता होता कि 21 जून को समर सोलिस्टिस आता है, और ये वाला डायग्राम में अगर देख लिया होता तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब बच्चे किस में कंफ्यूज होगा कि ये आर्कटिक है या एंटार्क्टिक है? इतना बेसिक सही उनको नहीं पता। यहाँ एंटार्क्टिक आता है साउथ में, ऊपर आर्कटिक आता है। राइट, तो हमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। देखो, द इंसोलेशन रिसीव्ड एज अर्थ वेरीज फ्रॉम अबाउट 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर इन द ट्रॉपिक टू अबाउट 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर इन पोल्स। मतलब आपको क्या बता रहे हैं, जो सनलाइट रिसीव हो रही है ना, अगर हम उसको मेजर करें, एनर्जी के टाइम से मेजर करें, तो इक्वेटर पे हमारी कितनी आ रही है? 320 वॉट। एंड हमारी पोल्स पे कितनी आ रही है? 70 वॉट। क्यों आ रही है मैं आपको बता चुकी। एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा सनलाइट को, और इस ट्रैवल की वजह से वो अपनी एनर्जी को लूज कर देगा। राइट, तो यही यूपीएससी का क्वेश्चन था। यूपीएससी ने क्या लिखा था? यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट दिया था 2023 में। पूछता है आपसे कि जो इक्वेटर है उस पर जो सनलाइट रिसीव होती है, इट इज 10 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ रिसीव एट पोल्स। रॉन्ग। क्या ये 10 टाइम्स है? क्या ये 700 है? ये तो ऑलमोस्ट 50% है। राइट, तो दैट वाज द क्वेश्चन। इस तरह से अगर आपने ये स्टेटमेंट रीड किया होता तो आपको पता होता वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन आई एम टेलिंग यू। अभी तो मैं केवल 23 एंड 24 के डिस्कस कर रही हूँ, मैं तो 2022 पर जा भी नहीं रही। तब भी यू कैन सी कितने सारे पीवाईक्यूज है। तो आई एम टेलिंग यू, एनसीईआरटी करोगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो ही प्रीलिम्स क्लियर हो पाएगा। आगे बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर स्टार मार्क करो, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव ओवर द सब ट्रॉपिकल ऑफ डेजर्ट वेयर क्लाउडीनेस इज लीस्ट। इक्वेटर रिसीव कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन देन ट्रॉपिक्स। अब आपको क्या लग रहा होगा कि जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट आती है। राइट, सबसे ज्यादा गर्मी क्या, सबसे ज्यादा इंसोलेशन का होना चाहिए? हमारा इक्वेटर पे होना चाहिए। राइट, बट ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा इंसोलेशन क्या होता है? हमारे यहाँ पे डेजर्ट जो होते हैं ना, थोड़ा इक्वेटर के ऊपर नीचे, वहां होता है। क्यों? देखो, इक्वेटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, हमेशा याद रखना जिंदगी भर। इक्वेटर पे ना ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, वहाँ रोज बारिश होती है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा खासा ओशन प्रेजेंट है। आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि अपना फिजिकल वर्ल्ड मैप देखो, यहाँ अच्छा खासा ओशन प्रेजेंट है। तो जब सनलाइट आती है ना, तो यहाँ से पानी वेपरेट होकर क्या बन जाता है? क्लाउड्स बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लाउड्स बन जाता है। मैंने आपको क्या बताया? ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर क्लाउड्स होंगे तो सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी अर्थ तक, है कि नहीं? बाकी यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इक्वेटर से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जाओ तो यहाँ पे लैंड मास है। लैंड मास है यहाँ पे, तो इवेपोरेशन तो नहीं होने वाला, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा सनलाइट रिसीव होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बादल नहीं है। अगेन रिपीट करती हूँ, इक्वेटर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन नहीं रिसीव होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स हैं। सिंपल। इक्वेटर के थोड़ा ऊपर और नीचे यहाँ पे जो हमें डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, वहाँ सबसे ज्यादा इंसोलेशन रिसीव होती है, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स नहीं है। सिंपल। आगे बढ़ता है। अब देखो, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात करता है। इसमें ये दिस वाज द इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू ऑफ 2024। द इंसोलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ इन शॉर्ट वेव्स फॉर्म्स एंड हीट अप द सरफेस। यूपीएससी क्या पूछता है आपसे कि जो शॉर्ट वेव में आती है वो हीट अप करती है, या जो लॉन्ग वेव में आती है वो हीट अप करती है? तो आपको विषय रखना है, इंसोलेशन रिसीव बाय द अर्थ
इन दी शॉर्ट वेव फॉर्म एंड हीट अप इट सर्फेस, ठीक है। तो शॉर्ट आने वाली रेस कौन सी है, शॉर्ट वाली है, तो क्या करिए, हीट अप करिए। अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकम अ रेडिएटिंग बॉडी एंड इट रेडिएट्स एनर्जी टू एटमॉस्फेयर इन अ लॉन्ग वेव फॉर्म। बेसिकली मैं आपको एक चीज बताती हूँ। लेट्स इमेजिन आपने पानी को बॉईल किया, चलो चाय बनाई, ठीक है, आपने चाय बनाई, ठीक है, आपने स्टोव गर्म किया तो चाय उबल गई। अब चाय का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। आपने उसको निकाल के कुल्हड़ में रखा, आपने चाय पीनी शुरू कर दी। अब आप उसको भूल गए, तो अभी इसका टेम्परेचर क्या हुआ, 100 डिग्री हुआ। ये 100 डिग्री कहाँ से मिला इसको, 100 डिग्री टेम्परेचर फ्लेम से मिला। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में चाय ठंडी हो जाएगी। क्यों ठंडी हो गई, जो हीट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी थी वो उसको रेडिएट बैक कर देगी एटमॉस्फेयर में, तभी तो चाय ठंडी हो गई, तभी तो डांट पड़ गई, राइट। खैर, अर्थ के साथ क्या होता है, से ये अर्थ है, ऊपर से इंसोलेशन आया, सनलाइट आई, अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ तो डायरेक्टली हमारे क्लाउड से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ये सब हम पढ़ेंगे। जो भी एब्जॉर्ब करे उसको वापस रेडिएट करेगा बैक टू दी यूनिवर्स, ठीक है, बैक टू दी स्पेस। तो जो आई वो कौन सी रेज आई, शॉर्ट आई, जो गई वो कौन सी गई, लॉन्ग गई, लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव्स। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हीट बजट ऑफ दी प्लैनेट अर्थ। देखो मुझे पता है बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा कि क्या क्या लिखा हुआ है हमने, देखो ये बहुत मुश्किल लगने वाला है, बट इसको एकदम इजी तरह से, एकदम बेसिक तरह से समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, डायरेक्टली आपको मेंस में बोल सकता है कि हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ को एक्सप्लेन करो, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको समझते हैं। मैंने एक दूसरा डायग्राम बनाया है, बेटर डायग्राम बनाया है, सो दैट चीज़ें समझ में आए। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये सब समझ में नहीं आने वाला, तो इस डायग्राम को अपना रेफर करेंगे। एक बात समझो, अर्थ से जो भी इंसोलेशन आई वो बाउंस बैक होगी वापस, राइट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि चाय अगर गर्म होती है तो वो वापस हीट को लूज करेगी, ठंडी हो जाएगी, उसी तरह से अर्थ के साथ भी होगा। तो दिस इज अर्थ, दिस इज उसका ऊपर का एटमॉस्फेयर, एंड दिस इज स्पेस, एंड दिस इज सन, ठीक है। तो सन से रेडिएशन आ रही है, हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि अर्थ, सन से जो भी रेडिएशन आ रही है दैट इज 100%, ठीक है, 100% रेडिएशन आ रही है अर्थ पे। अब क्या होगा, जब 100% रेडिएशन अर्थ पे आ रही है ना, उसमें से केवल 65% ही अर्थ पे पहुंच पाएंगी, 35% एटमॉस्फेयर पे आते ही टकरा के वापस चली जाएंगी, ठीक है। मतलब बेसिकली एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे अर्थ के अंदर आने से पहले ही, समझ गए। तो मान लो यूपीएससी पूछता है कि अर्थ के अंदर केवल 50% ऑफ द सोलर रेडिएशन आती है, नहीं, दैट इज 65% आती है, राइट। तो अर्थ में सोलर एनर्जी जो अर्थ तक पहुंच पाती कितनी है, 65%, बाउंस बैक कितनी हो गई, 35%, समझ गए। अब देखो 65% में भी एक छोटा सा ब्रेक डाउन है। जैसे ही सनरेज आई ना, जैसे सनरेज आई तो पहले उनको एटमॉस्फेयर ने आते हुए एटमॉस्फेयर ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। सनरेज आ रही है तो एटमॉस्फेयर ने क्या किया, उसमें से कुछ कुछ हीट एब्जॉर्ब कर ली, राइट। कितनी करी, 14%। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जब सनरेज आ रही हैं एटमॉस्फेयर में एंटर हुई तो एटमॉस्फेयर ने कितनी परसेंट एब्जॉर्ब कर ली, 14%, ठीक है। अब कितनी बची, 51% बची। 51% क्या हुआ, एक्चुअली अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाएंगी, सिंपल। उस 51% में से भी एक अलग सा ब्रेक डाउन है। उस 51% में से क्या है, देखो, क्योंकि 14% तो चली गई ना, तो कितनी बची, 15% बची। अब क्या होगा, 15% वापस जाएंगी टुवर्ड्स द यूनिवर्स, टुवर्ड्स द स्पेस जाएंगी, राइट। तो जब ये 15% वापस जाएगी ना, तब क्या होगा, 17% तो डायरेक्ट चली जाएगी, मतलब एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके डायरेक्ट स्पेस में घुस गई, ठीक है। जो 34% है वो क्या होगा, जाते हुए एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये 14% क्या था, फिर आप बोलो, आते हुए जब एब्जॉर्ब करे, इनकमिंग सोलर रेडिएशन से अगर हीट एब्जॉर्ब करे तो वो है 14%। जाते हुए अर्थ से जब हीट वापस जा रही है, जब चाय गर्म थी और जब ठंडी हो रही है, जब वो अपनी रेस बाहर निकाल रही है, हम उसकी बात करें, ठीक है। तो बेसिकली अर्थ ठंडी हो रही है, अपनी रेस को बाहर निकाल रही है, तब कितनी परसेंट हो रही है, 34%, समझ गए। 17% तो डायरेक्ट चली गई बिना एब्जॉर्ब हुए। हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं। पहले क्या हुआ, अच्छे से सुनना बिल्कुल ध्यान से। अर्थ पे आई 100% रेडिएशन, 35% रेडिएट बैक हो गई टुवर्ड्स द यूनिवर्स, 65% अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर आती है, ठीक है। अब जब ये 65% आ रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो एटमॉस्फेयर ने क्या किया, इसको एब्जॉर्ब किया। मैंने आपको बताया था ना, एयर क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो 14% जो हीट है, 14% तो रेडिएशन है, उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, एटमॉस्फेयर ने कर लिया। अच्छा एक बताओ, अब अर्थ के सरफेस पे कितनी पहुंची, 51 पहुंच गई, राइट। तो 51% ऑफ द रेडिएशन है उसने अर्थ के सरफेस को हीट अप किया, अर्थ के सरफेस को। अब देखो हीट अप किया तो वापस ही हीट लूज भी होगी, तो वापस ही हीट क्या होगा, टुवर्ड्स द यूनिवर्स वापस जाएगी। अब क्या हुआ, हीट वापस जा रही है, अब वापस जा रही है हीट, ठीक है। कितनी जा रही है, 51% जा रही है हीट वापस। तो जब 51% हीट वापस जा रही है तो 17% तो डायरेक्ट चली जाएगी, और 34% क्या होगा, पहले एटमॉस्फेयर इसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर इसको वापस रेडिएट बैक करेगा। और ये 14% भी क्या है, एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली, फिर इसको वापस रेडिएट बैक करेगी, डायरेक्टली नहीं होगा, समझ गए। तो दिस इज दी ओवरऑल हीट बजट। तो अगर मैं पूछूं सोलर एनर्जी जो अर्थ तक पहुंची कितनी, 65% है, ठीक है। उस 65% में 14 क्या है, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर दी। 34 क्या है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, मतलब अर्थ से एब्जॉर्ब होकर जो बाहर लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव्स निकल रही थी,
उसमें से एटमॉस्फेयर ने कितनी एब्जॉर्ब करी 34%, और डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को भी क्रॉस करके डायरेक्टली स्पेस में कौन सी चली गई 17%। सिंपल। अब इसका एक और ब्रेकडाउन समझ लेते हैं। देखो 100% इंसुलेशन आ रहा है, उसमें 35% रिफ्लेक्ट हो गया है एंड 65% एब्जॉर्ब हो गया है। ये मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ। 14% पहले एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया, फिर उसमें 51% बचा, 17% डायरेक्टली चला गया, और 34% क्या हुआ, एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया जाते वक्त, और फिर पूरा एटमॉस्फेयर से होते हुए स्पेस में चला गया। सिंपल सिंपल। अब आते हैं 35% पे। तो 27% रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम क्लाउड्स। अब हमने बोला कि ये अर्थ पे से ना एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो गई, तो भाई कैसे हुई रिफ्लेक्ट? 27 को तो किसने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया? क्लाउड्स ने। डायरेक्ट रिफ्लेक्ट बैक हुई है, एब्जॉर्ब नहीं हुई है। दिस 35% इज नॉट एब्जॉर्ब्ड, लिख देना नॉट एब्जॉर्ब, ठीक है। 6% क्या हुआ? स्कैटर हो गया स्पेस में, ठीक है, जब आ रही थी तभी स्कैटर हो गया स्पेस में। 2% क्या है? आइस या स्नो से रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? मैं आपसे ये नहीं बोल रही कि 27, 6, 2 ये याद रखो। आप याद रखो कि रिफ्लेक्टेड में सबसे ज्यादा किससे रिफ्लेक्ट हो रही है? क्लाउड से। उसके बाद किससे रिफ्लेक्ट हो रही है? स्पेस से। उसके बाद किससे हो रही है? स्नो एंड आइस से। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी ने अंडरग्राउंड वाटर के क्वेश्चन भी पूछता है कि फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, इसका ऑर्डर देता था एक, ठीक है। उस तरह से इसका भी ऑर्डर दे सकता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। सिंपल। हीट बजट हो गया हमारा कंप्लीट, एक दो बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो फैक्टर, अब इसको समझते हैं। फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर है, ठीक है। वो क्यों है हम उसको समझते हैं। जैसे हमारा आगे लैटिट्यूड, लैटिट्यूड आप समझ सकते हो, हमने इसको डिस्कस कर लिया कि अगर आप इक्वेटर पे हो, अगर आप 0 डिग्री हो, ट्रॉपिकल्स के आसपास हो, तो इंसोलेशन ज़्यादा होगा। अगर आप पोल्स पर हो तो इंसोलेशन कम होगा। तो लैटिट्यूड समझ में आ गया आपको, राइट। अब आते हैं एल्टीट्यूड पे। एक बात सोचो, भले जून की गर्मी हो, मई जून की गर्मी हो, अगर कभी पहाड़ों पे जाओ, हिमालयस पे जाओ, तो आपको वहाँ ठंडी लगती है, जैकेट लेकर के जानी पड़ती है। कश्मीर कभी भी चले जाओ, कितनी गर्मी में चले जाओ, आपको वहाँ पर ठंड लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया था ये चीज़, जैसे ही आप अर्थ से ऊपर के टुवर्ड्स आते हो तो टेम्परेचर कम हो जाता है। वी हैव डिस्कस दिस, हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट मतलब 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है ऑन एवरी 1000 मीटर। समझ गए इसको अच्छे से? तो एल्टीट्यूड, जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड, जितनी ज़्यादा हाइट, उतना कम टेम्परेचर। सिंपल। फिर आता है डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब इसको भी अच्छे से समझता है। देखो जितना आप सी के पास रहोगे, जितना बीचेस के पास, जैसे गोवा, मुंबई, यहाँ आप जितना रहोगे ना, उतना आपको टेम्परेचर नॉर्मल मिलेगा। मतलब सर्दियों में ज़्यादा ठंड नहीं होने वाली, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं होने वाली, बिल्कुल नॉर्मल आपको पूरे थ्रू आउट द ईयर एक ही जैसा टेम्परेचर मिलेगा। और जितना आप सी से दूर रहते हो, जैसे जैसे ये इंडिया है, ठीक है, सी आप दिल्ली वगैरह में रहो, नॉर्थ इंडिया में रहो, दिल्ली, उत्तर प्रदेश वगैरह में, जितना आप दूर हो ना सी से, उतना आपको टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा। मतलब एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम ठंड, एक्सट्रीम विंटर, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम समर, ठीक है। क्यों? एक कंसेप्ट होता है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज का। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज का कंसेप्ट हम वैसे आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे मान लो ये लैंड है, दिस इज लैंड एंड दिस इज ओशियन। तो लैंड क्या होगा? जल्दी गर्म हो जाएगा। मैं बस अभी छोटे से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये लैंड है, दिन के टाइम पे बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर की एयर क्या होगी? गर्म हो जाएगी। बट ना, जब पानी होता है उसको गर्म होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे क्या है? अभी भी एयर क्या है? कूल है। तो क्या होगा? कूल एयर यहाँ आ जाएगी एंड वार्म एयर इधर चली जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको लगेगा अरे वाह, ओशन से तो ठंडी ठंडी हवा मेरे पास आ रही है, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है यहाँ पे, जैसे ये लैंड है, रात की बात हो रही है, ठीक है, तो ये हो गया कूल। अच्छा, अब क्या हुआ? पूरे दिन के टाइम में अच्छी खासी हीट आई थी, तो जो वाटर है ओशन का वो गर्म हो गया है, ये पूरा गर्म हो चुका है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको लगेगा कि गर्म हवा आ रही है कहाँ से? ओशन से। एंड ये जो ठंडी हवा ये किस में चली जाएगी? ओशन में। तो आपको लगेगा अरे वाह, बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं है, गर्म गर्म हवा ओशन से आ रही है। तो बेसिकली क्या है? एक्सट्रीम गर्मी नहीं है। जब लैंड गर्म होता है तो ओशन से आ रही ठंडी हवा, जब लैंड ठंडा होता है, कूल होता है, तो ओशन से आ रही है वार्म एयर। तो टेम्परेचर एक्सट्रीम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जितना आप सी के पास रहोगे उतना टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, जितना आप सी के दूर रहोगे उतना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देन एयर मास एंड ओशन करंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम आगे अच्छे समझने वाले हैं। अभी इसको छोड़ दो, अभी के लिए जस्ट लीव इट। ऐसा मानते चलो कि अगर ओशन में बहुत बड़ा ये वाटर का मास है, ठीक है, करंट है इसको, ठीक है, ये गर्म है। इफ दिस वाटर इज वार्म, इसके ऊपर की एयर भी गर्म होने वाली है, ठीक है। अगर इफ दिस इज कोल्ड, दिस वाटर मास इज कोल्ड, तो उसके ऊपर की एयर भी कोल्ड होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, इससे 2024 में क्वेश्चन आया है, पीवाईक्यू, बहुत अच्छे से समझना। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स का मतलब क्या होता है? दीज आर लाइंस जॉइनिंग प्लेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर, ठीक है। मानो ये आपका घर है, ठीक है।
यहाँ कूलर लगा हुआ है, यहाँ कूलर लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है, कूलर के जितना पास हो गए वहाँ टेम्परेचर उतना कम होगा, उतनी ठंडी लगेगी, एंड कूलर से जितना दूर होगा उतनी गर्मी लगेगी, है कि नहीं? तो लेट्स इमेजिन कूलर के आसपास ये जो मैं 3 पॉइंट बना रही हूँ, ए, बी और सी, यहाँ टेम्परेचर ए, बी और सी पर टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो मैंने इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ दिया, तो जो लाइन 27 डिग्री सेल्सियस के सारे पॉइंट्स को जोड़ दे उसको क्या बोलेंगे? आइसोथर्म ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने काम किया, मैंने सारे 30 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को नोट किया, ये और ये जगह, ठीक है? ये इसका हम नाम रखते हैं डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक है? तो डी, ई, एफ, जी, एच जो भी पॉइंट्स है, ये कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस इनका टेम्परेचर है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ तो जो लाइन बनेगी उसको क्या बोलूंगी? आइसोथर्म ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? तो आइसोथर्म्स मोर एंड लेस पैरेलल सी होती है, एब्सोल्यूट पैरेलल तो नहीं होती, बस ज़्यादातर पैरेलल होती है, ठीक है? तो आप इसको समझ गए। अब दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड, ठीक है? इन जनरल इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन टेम्परेचर इज वेल प्रोनाउंस्ड ऑन मैप एज आइसोथर्म्स आर जनरली पैरेलल टू लैटिट्यूड। जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादातर ये पैरेलल होते हैं टू ईच अदर, एंड लैटिट्यूड के भी पैरेलल होते हैं। जैसे ये अलग अलग लैटिट्यूड है ना, समवॉट इसके पैरेलल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? The deviation from this general trend is more pronounced in January than in July, especially in northern hemisphere, ठीक है? मतलब जनवरी के टाइम पे ना जो डिविएशन है इस ट्रेंड का वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आगे बढ़ते हैं। अब दिस वाज द क्वेश्चन, इन जनवरी आइसोथर्म डिविएट टू नॉर्थ ओवर द ओशन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जनवरी है, मान ली जनवरी है, सी दिस इज जनवरी, ओके? तो हम इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारे आइसोथर्म है ना जनवरी में, वो नॉर्थ के टुवर्ड डेविएट होंगे ओवर द ओशन एंड साउथ के टुवर्ड्स होंगे ओवर द कॉन्टिनेंट। मतलब जैसे कॉन्टिनेंट है ना, जैसे मान लो ये हमारा नॉर्मल आइसोथर्म था, ठीक है? अब जनवरी आ गई तो क्या होगा? अगर आप ओशन के टुवर्ड्स हो तो आइसोथर्म चला जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है? अगर आप कॉन्टिनेंट पर तो चला जाएगा टुवर्ड्स द साउथ, ठीक है? अब खुद देखो, बहुत ध्यान से देखना, लैंड पे क्या है? टुवर्ड्स साउथ जा रहा है इस डायरेक्शन में, और जैसे ही ओशन में आया टुवर्ड्स ये जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, फिर साउथ में आ गया, फिर नॉर्थ में चला गया, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमें एक फीचर देखने को मिल रहा है कि टुवर्ड्स साउथ जा रहा है कॉन्टिनेंट में, टुवर्ड्स नॉर्थ कहाँ जा रहा है? ओशन में। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ 2024। सिंपल। अब ये चीज़ अगर अच्छे से याद कर ली होती तो अच्छे से समझ में आता। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है साइबेरियन प्लेन्स में क्या है एग्जैक्ट टेम्परेचर वगैरह, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आप अच्छे से समझ गए। अच्छा एक बात याद रखना, जो भी हमारे आइसोथर्म्स है ना वो बहुत सिमिलर एंड मतलब पैरेलल होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो ये पैरेलल नहीं है, डिस्टर्ब्ड है। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में ना वाटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लैंड, ठीक है? वाटर ज़्यादा है। तो बेसिकली दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2023, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था स्पेसिफिक हीट का। स्पेसिफिक हीट मतलब जो पानी है ना वो बहुत देर में ठंडा होता है और बहुत देर में गर्म होता है, ठीक है? और जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जब भी जिस भी एरिया में वाटर ज़्यादा होगा ना वहाँ टेम्परेचर बहुत इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हर जगह पे, क्योंकि वाटर आराम से गर्म होता है, आराम से ठंडा होता है, राइट? यहाँ पे अगेन पूरी हीट यहाँ पे मेंटेन रहेगी, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर में जो हमारे आइसोथर्म्स है दे आर मोर और लेस पैरेलल, एंड जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो थोड़े ऊपर नीचे से हैं। समझ गए? दिस वाज ऑल, दिस इज इट, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। थैंक यू, टेक केयर।